हेलो गाइस, वेलकम टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी के वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में लाया हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of a low level language? तो इनमें से लो लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा सी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। तो लो लेवल लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? मशीन इंडिपेंडेंट, यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, मशीन डिपेंडेंट, नॉन प्रोसीजरल। तो देखिए सिंपली जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका भी सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मशीन कोड? तो मशीन कोड का एक दूसरा नाम क्या है? देखिए सिंपली मशीन कोड बाइनरी लैंग्वेज को कहा जाता है। तो राइट आंसर बी आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज SQL कैटेगराइज्ड अंडर? सिंपली SQL इसकी फुल फॉर्म आपने किसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। जो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आप वो करना है। ठीक है ना। तो SQL जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस कैटेगराइज मतलब किस कैटेगरी के अंडर आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल या डी कंसेप्चुअल? तो देखिए SQL सिंपली आता है नॉन प्रोसीजरल के अंदर। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है, फोर्थ का सी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नॉन प्रोसीजरल कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड्स। देखिए ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ऊपर दिया गया था कि कौन सा ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि नॉन प्रोसीजरल के अंदर आती है। तो इसमें पूछा गया कि नॉन प्रोसीजरल कैटेगरी के अंदर कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो वो सिंपली SQL आती है। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट डाउन करें। ठीक है ना। क्योंकि जो आप कमेंट डाउन करते हैं तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्लीज जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको प्लीज 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 क्या कीजिए, कमेंट डाउन में किया कीजिए और उसको पूरा किया कीजिए। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक ओरिएंटेड लैंग्वेज? तो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रिंग ओरिएंटेड है और सिंबॉलिक ओरिएंटेड है? तो हाँ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है SNOBOL, सिक्स का बी। ठीक है ना। सिक्स का बी। अब अगेन SNOBOL की आपको क्या करनी है, बतानी है फुल फॉर्म। ठीक है ना। अब और प्रोलॉन्ग की भी बतानी है। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड और इसकी फुल फॉर्म में ज्यादा पूछी जाती है तो ये भी आपको कमेंट डाउन बतानी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज फोर्ट्रेन स्टैंड फॉर? तो सिंपली फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना। तो सिंपली इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो राइट आंसर ये है फार्मूला ट्रांसलेशन और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपने मुझे अब कमेंट डाउन में ये बताना है कि फोर्ट्रेन जो है कौन सी जनरेशन में आई थी। ठीक है ना। तो कौन सी जनरेशन में ये आई थी? ठीक है ना। आपको मुझे इसकी जनरेशन बतानी है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट? तो सिंपली डाटाबेस मैनेजमेंट में कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? HTML, SQL, ASP या LISP? देखिए अगर जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि SQL की फुल फॉर्म बताओ, अगर आपने उसकी फुल फॉर्म इस क्वेश्चन से पहले सर्च की होती ना तो आपको अपने आप पता चल जाता कि भाई डाटाबेस के लिए कौन सी चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ठीक है ना। अगेन
लेकिन मैं अभी आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं सर्च की तो प्लीज जाके उसको सर्च कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी क्वेरी लैंग्वेज, चलो मैंने ऑरली एक बार बता दिया, फिर भी आप सर्च जरूर करिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बैबेज है, ठीक है ना, बट यहाँ पर बात हो रही है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो वो किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। Which language is an example of a scripting language used for web development? तो इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो किसकी एग्जाम्पल है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, ठीक है ना। और वो किस लिए यूज होती है? वेब डेवलपमेंट के लिए। सी, जावा, HTML या प्रोलॉन्ग। देखिए सिंपली HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है किसके लिए यूज होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, मतलब कि ये हमें सीधी वेब पेजेस बनाने में हेल्प करती है। तो बस आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अ मिडिल लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज अ। देखिए, मिडिल लेवल लैंग्वेज किसको कहा जाता है, ठीक है ना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, ठीक है ना। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। Which of these languages is an example of an object oriented programming language? तो इनमें से कौन सी ऐसी क्या लैंग्वेज है जो कि किसकी एग्जाम्पल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा सी प्लस प्लस, ठीक है ना। राइट आंसर सी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो सी प्लस प्लस। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सी प्लस प्लस कौन सी कैटेगरी की क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज बेसिक स्टैंड फॉर? तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक ऑल पर्पस स्क्रिप्टिंग इंस्ट्रक्शन कोड या बिगिनर्स ऑल पर्पस स्टैंडर्ड कोड इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका राइट आंसर आएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के और बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं, खैर। व्हाट डज द एक्रोनियम HTML स्टैंड फॉर? तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपली पीछे भी बता दिया मैंने, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर सी, ठीक है ना। तो ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHP? तो सिंपली PHP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाइपरलिंक प्री प्रोसेसर या हाइपर टूल प्रोसेसर। तो PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है ना। राइट आंसर ए है। तो ये आमतौर पर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, तो ये काफी मेहनत करके मैं लाया हूँ, तो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको ये 15 क्वेश्चन जो है ना समझ आए होंगे। हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर एक और पार्ट करेंगे जिसमें मैं अनदर 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब मिलते हैं उस वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर 15 MCQs किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए अनदर 15 MCQs हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो 16th क्वेश्चन है वो है अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड इज नोन एज। तो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली उसको प्रोग्राम कहा जाता है। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ द कंप्यूटर। तो सिंपली अगर क्वेश्चन ये आ जाए, दो क्वेश्चन कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था और या फिर मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो आंसर आएगा लेडी अडा लवलेस, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ओके, व्हाट
इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। तो कंपाइलर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू इंटरप्रेट हाई लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज, to convert high level language into machine language, to execute a program directly। देखिए इसमें दो चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर आप ये ऐसे याद रखिए कि कंपाइलर मतलब कि सी से कंपाइलर और सी से कंप्लीट, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार क्या कर देता है, सिंपली मतलब कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना, मतलब कन्वर्ट कर लेता है ये फुल एक ही बार में। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मिनट थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं। ओके ठीक है। Which language translator converts high level language into machine language in one go? अब जैसे वही क्वेश्चन आ गया, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, पर अगर हम बात करें कि कंप्लीटली एक ही बार में कौन कर देता है, तो कंपाइलर कर देता है। तो राइट आंसर ए, ठीक है। ओके, व्हाट डज एन इंटरप्रेटर डू? तो इंटरप्रेटर क्या करता है? कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज, कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए ये मैं आपको पीछे भी बताया कि ये क्या करता है, हाई मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसमें लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। तो वन गो में तो कंपाइलर करता है, ठीक है ना, ये तो कंपाइलर करता है। मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड करता है इंटरप्रेटर। तो इस वजह से राइट आंसर ए है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको बस ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में नहीं करता है, वो असेंबलर होता है, मशीन लैंग्वेज में करता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके, तो अब थोड़े क्वेश्चन आगे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में से, तो वो भी इसी में मैंने इंक्लूड किए हैं, तो कर लेते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एन एग्जांपल ऑफ? तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम ना किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं, जो कि मतलब यूजर्स के लिए होते हैं, जैसे एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि रन करते हैं किसको, सिस्टम को। तो बस इसका यही था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय एंड यूजर फॉर स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन किया कि स्पेसिफिक टास्क के लिए जो एंड यूजर्स कौन हो गए, हम और आप, ठीक है ना, यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम एम एस ऑफिस यूज करेंगे, हम सिंपली कोई ब्राउजर यूज करेंगे, वट एवर। तो वो क्या होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंड यूजर्स यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो राइट आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is an example of utility software? तो सिंपली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? देखिए एम एस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये आप बताओगे, लेकिन एंटीवायरस जो होता है ना, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो ये भी सिस्टम में ही आ सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन जो एंटीवायरस है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ओके, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ। तो सिंपली बात है कि जो ऊपर भी दिया हुआ है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो किस टाइप का क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर है। तो वो सिंपली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब मैं ऊपर नहीं इसीलिए बताना चाहता था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन चलो बता दिया था, कोई बात नहीं। तो सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बस आपको ये याद रखना है।
ओके 25 क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज टू। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द अदर सॉफ्टवेयर, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हेल्प द एंड यूजर विद अ स्पेसिफिक टास्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेंटेन एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बिल्कुल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? वो मेंटेन करता है और इंप्रूव करता है क्या? परफॉर्मेंस सिस्टम किसकी? कंप्यूटर सिस्टम का। तो बस इसका राइट आंसर ये है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ओके, एन असेंबलर कन्वर्ट्स। तो जो असेंबलर है वो क्या कन्वर्ट करता है? सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए जो असेंबलर है वो सिंपली क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। क्या करता है वो? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम। तो सिंपली यूटिलिटी प्रोग्राम की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है? देखिए ड्राइवर्स, एंटीवायरस और लोडर्स, ये तो क्या होता है? वो सिस्टम को मेंटेन और इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। लेकिन एमएस ऑफिस क्या होता है? ये तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है और ये एंड यूजर यूज करते हैं। तो इसलिए ये क्या है? एग्जाम्पल नहीं है किसकी? यूटिलिटी लैंग्वेज की। तो राइट आंसर सी आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ओके, व्हाट डज कोबोल स्टैंड फॉर। तो कोबोल की क्या क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कम्युनिकेशन बिजनेस ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो 28 का राइट आंसर है ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 29 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज लिप्स प्राइमरी यूज फॉर अकॉर्डिंग टू द नोट्स। सिंपली पूछा गया है कि लिप्स का प्राइमरी क्या फंक्शन क्या होता है? लॉजिक प्रोग्रामिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज या वेब डेवलपमेंट। तो 29 का राइट आंसर आएगा बी, लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए लिप्स का यूज होता है। आपका मैंने होमवर्क दिया है कि आपको लिप्स की क्या करनी है? फुल फॉर्म कमेंट डाउन करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज का ये जो एमसीक्यूज टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। व्हाट डज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट व्हेन पुट टुगेदर। तो जब भी क्या प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उनको हम एक साथ क्या करते हैं? रखते हैं या यूज करते हैं, तो क्या बनता है? तो सिंपली सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो 30 एमसीक्यूज है, अब आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस में से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं और आपके पेपर में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एमसीक्यूज लाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एमएस ऑफिस के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। इसमें हम एमएस ऑफिस को कवर करेंगे और एमएस वर्ड भी इसी में कवर होगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस इज अ टाइप ऑफ। तो एमएस ऑफिस किस टाइप का क्या है? मतलब किसकी वो टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की है, एप्लीकेशन सूट है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो सिंपली जो एमएस ऑफिस है वो एप्लीकेशन सूट है, ठीक है ना। तो एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है? तो इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए ये तो एप्लीकेशन सूट है। अब एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड आता है, ठीक है ना। अच्छा, एमएस पावर पॉइंट भी आता है, पीपीटी, ठीक है ना। और क्या आता है? एमएस एक्सेल भी आएगा, ठीक है ना, एक्सेल भी आएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें ये आते हैं। तो एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सूट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जाते हैं। एमएस ऑफिस वाज अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स एंड। तो सिंपली ये पूछा जाता है कि फाउंडर्स
या मेकर्स या क्रिएटर या इन्वेंटर, ठीक है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाता है कि एमएस ऑफिस एक तो किसने, बिल गेट्स ने बनाया, इन्वेंट किया, और उनके साथ कौन से थे। तो इसका राइट आंसर आएगा पॉल एलन, ठीक है ना, 2 का बी आएगा, पॉल पेलन, ठीक है, पॉल एलन, ठीक है ना। तो इन्होंने मिलके क्या बनाया था, एमएस ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जाते हैं। ओके, तो 3 है द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2003। तो सिंपली फाइल एक्सटेंशन क्या था, किसका, एमएस वर्ड 2003 का। अब 3 का अलग है, 7 का अलग है, और जो लेटेस्ट है उसका अलग है। तो आपको ये क्वेश्चन में आपको आगे फर्दर पता चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2003 के अकॉर्डिंगली। तो सिंपली तब क्या था, डॉक, ठीक है ना, डॉट डॉक, ये फाइल एक्सटेंशन था किसका, एमएस वर्ड का 2003 में। तो डॉक एक्स किसका है, तो ये फर्दर क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट ही क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन डॉक एक्स इंट्रोड्यूस इन एमएस ऑफिस 2007। देखिए 2003 में क्या था, सिर्फ डॉक था, लेकिन साथ में एक्स लगा दिया, मतलब कि डॉक एक्स जो है वो किसमें इंट्रोड्यूस हुआ, 2007। अब ये जो है ना, इसने क्या दिया, मतलब कि सिंपली ये एमएस ऑफिस में इसने क्या इन्हेंसमेंट की, और मतलब क्यों इंपॉर्टेंट था ये। फास्टर परफॉर्मेंस थी, कस्टमाइजेशन फीचर्स थे, स्मॉलर फाइल साइज था, हायर क्वालिटी थी। तो जो इसका मेन फंक्शन था वो था कस्टमाइजेशन फीचर्स, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या थी, मेन वो थी इंट्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं कि मेन फंक्शन इसका ये था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द डॉट ई एक्स फाइल एक्सटेंशन स्टैंड फॉर। तो ये सिंपली जो होता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि डॉट ई एक्स ई, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करती है, तो ये सिंपली होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये सिंपली क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर सॉरी बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एमएस ऑफिस पैकेज। तो इनमें से क्या जो है वो एमएस ऑफिस पैकेज का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। देखो एमएस एक्सेल तो है, वर्ड है, एक्सेस है, ये तीनों तो हैं, लेकिन एमएस पेंट जो है ना, ये सिंपली एमएस वर्ड में होता है, ठीक है ना, ये उसका एक सिंपली क्या सकते हैं फंक्शन है, या उसके लिए है। तो ये एमएस ऑफिस पैकेज का पार्ट नहीं है। ओके, तो डी राइट आंसर है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड क्या है, सिंपली एमएस वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो 7 का राइट आंसर आ गया सी। ओके, अच्छा क्लिपबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, क्लिपबोर्ड आपके मोबाइल आप यूज करते हैं वहां पर भी आप देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली क्लिपबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, देखिए जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जब वो ना स्टोर हो जाती है, और जब भी आप पेस्ट करना चाहें उसमें से कर सकते हैं। तो सिंपली जो क्लिपबोर्ड का पर्पस होता है टू टेम्परेरी होल्ड कट और कॉपी डाटा, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी आएगा, ठीक है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अ मैक्रो इज यूज्ड फॉर। तो सिंपली जो मैक्रो है वो किस लिए यूज्ड होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, क्रिएटिंग टेबल्स, रिकॉर्डिंग रिपीटिव टास्क, या इंसर्टिंग इमेजेस। तो जो मैक्रोस है, या मैक्रो सिंपली कह सकते हो, मैक्रोस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि ये रिपीटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है ना, कि एनहेंसमेंट हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज अ रेड वेवी अंडरलाइन इन एमएस वर्ड इंडिकेट। तो देखिए जब भी आप एमएस वर्ड में काम किया होगा, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई गलत वर्ड यूज रखते हैं, अगर सिंपली आप इसका नाम भी लिखते हैं, क्योंकि अब नाम अगर जैसे आपने घरेलू आमतौर पर जो आप लिखते हैं, अब वो कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी में नहीं होता, तो उसके नीचे ना रेड मार्क आ जाता है, तो उसका सिंपली मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। तो जो रेड वेवी अंडरलाइन होती है उसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। तो आपको बस ये याद रखना है। अच्छा, अब पहले रेड वेवी था, अब है 11 क्वेश्चन कि ब्लू वेवी जो अंडरलाइन आती है तो वो किस लिए होती है, तो वो सिंपली ग्रामेटिकल एरर के लिए होती है, ठीक है ना।
तो रेड होती है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए और ब्लू होती है ग्रामेटिकल एरर के लिए, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड है कि ग्रीन अंडरलाइन किसके लिए होती है, ठीक है ना। तो ये इसमें आपके तीन चीजें जो है ना वो हो जाएंगी कवर। तो शायद ग्रीन हम कर चुके हैं, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी। तो अब ग्रीन किसके लिए होती है, तो ग्रीन भी होती है ग्रामेटिकल एरर के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, तो डिफॉल्ट जूम साइज एमएस वर्ड में कितना होता है, ठीक है ना। तो वो 50 होता है, 100% होता है, 200 होता है, 500 होता है। तो डिफॉल्ट की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम की बात नहीं कही जा रही। तो डिफॉल्ट जो जूम साइज होता है वो 100% होता है, जूम साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज मत करना कि एक जो वो होता है वर्ड उसकी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, ये जूम साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो 100% हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि गटर मार्जिन इज द मार्जिन एडिड टू द। तो गटर मार्जिन सिंपली किस लिए होता है, तो देखिए गटर मार्जिन होता है जोड़ने के लिए, मतलब कि बाइंडिंग साइड। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने अपनी कॉपी भी देखी होगी तो वो जब आप पेज के बीच में देखोगे तो एक कुछ स्पेस होती है जिससे वो पूरी कॉपी जुड़ी होती है। तो वो क्या होता है, वो सिंपली गटर मार्जिन ही होता है, ठीक है ना। मतलब कि वो बाइंड करने की जगह होती है जिससे वो जुड़ती है कॉपी, जिसे वो मतलब आप लगा दो कि जिसकी वजह से वो जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर आएगा बाइंडिंग साइड। गटर मार्जिन आपको सिंपली इतना याद रखना है कि गटर मार्जिन क्या है, किसके लिए यूज होती है, वो बाइंडिंग साइड के लिए यूज होती है बस। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मेल मर्ज क्या होता है, या फिर मेल मर्ज किसके लिए यूज्ड होता है। सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट टू अ सिंगल रिसिपिएंट, सेंडिंग द सेम डाटा टू मल्टीपल एड्रेसेस, मर्जिंग टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल। तो सिंपली जो मेल मर्ज होता है उस वो होता है कि हमें सेम डाटा मल्टीपल एड्रेसेस में भेजना है, ठीक है ना। तो उसको हम मेल मर्ज कहते हैं। तो राइट आंसर बी आएगा। तो दोस्तों आज हमने एमएस ऑफिस के ऊपर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अनदर 15 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की है। आज हम एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं हमने, ठीक है ना 15। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह में ज्यादा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट क्या फॉन्ट साइज क्या होता है, तो सिंपली वो 11 होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने खोला होगा, क्योंकि बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो कंप्यूटर क्लास में जाके बस यही एमएस वर्ड ही खुला देते थे, तो वहां पर आपने जरूर जो है इसको देखा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मेनू इज। सिंपली हम ना सिंपली है कि मेनू से हम मिनिमम फॉन्ट साइज क्या चूज कर सकते हैं, मिनिमम, ठीक है ना। तो मिनिमम हम 8 पॉइंट यू क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर बी है। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 8। 8 मिनिमम और मैक्सिमम 72। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी मैनुअली एंटर्ड। तो सिंपली मैनुअली, ठीक है ना, हम कितना एंटर कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। यहाँ पर मैनुअली की बात की जा रही है, जो वहां पर अवेलेबल है वो नहीं। मैनुअली हम कितना कर सकते हैं, तो हम मैनुअली 1638 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैनुअली की बात, अगर हम ऐसे सिंपली देखें कि वहां पर कितना अवेलेबल होता है तो 72 होता है, लेकिन मैनुअली हम खुद से 1638 क्या कर सकते हैं ऐड। ओके, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि अब आपको आया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। विच टैब इन MS वर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। तो कौन सा टैब है किसमें MS वर्ड में जो कि किसके लिए यूज होता है, क्रिएटिंग के लिए और फॉर्मेटिंग के लिए। सिंपली बात है कि हमें बताना है कि किससे हम जो है एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं और बनाते हैं। तो हम सिंपली होम से बनाते हैं। तो 19 का राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। द इंसर्ट टैब प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर एडिंग। जो इंसर्ट टैब है वो हमें किसके लिए, मतलब क्या इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन, टेबल्स एंड पिक्चर्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो इंसर्ट टैब हमें प्रोवाइड करता है टेबल्स और पिक्चर्स ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो 20 का राइट आंसर है सी। ओके, तो 21 की ओर बढ़ते हैं। What is the default font size in MS Word? तो सिंपली यहां पर पूछा था जा रहा है साइज नहीं, स्टाइल। What is the default font style in MS Word? तो यहां पर स्टाइल की बात हो रही है। तो सिंपली जो डिफॉल्ट होता है वो होता है कैलिबरी। ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में होता है वो कैलिबरी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। द लेआउट टैब प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर। जो लेआउट टैब होता है वो हमें किसके लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। थीम्स एंड इफेक्ट्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज मार्जिन एंड ओरिएंटेशन, इंसर्टिंग फुटनोट्स। तो वो सिंपली किसके लिए करता है, पेज मार्जिन और ओरिएंटेशन के लिए। और दो टाइप की ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। उसके ऊपर भी फर्दर क्वेश्चन होंगे। तो खैर आप इतना याद रखिए, जो लेआउट टैब है वो हमें किसके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, पेज मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। तो 22 का राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, 23 की ओर बढ़ते हैं। वाटर मार्क क्या होता है। वाटर मार्क होता है कि जब भी आप मतलब किसी के अगर नोट्स लेंगे, अगर किसी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह उसके नोट्स लेंगे तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल ना, मतलब जिसे कहना है फेंटेड टाइम है, लेकिन नोट्स के ऊपर लिखा होगा उस इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह। तो वो मतलब सिंपली क्या होता है, वाटर मार्क होता है। तो ये क्या होता है, ये कंटेंट लोगो होता है बैकग्राउंड में सिंपली। तो राइट आंसर क्या है, बी। ये क्या होता है, ये कंटेंट लोगो होता है बैकग्राउंड में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर बढ़ते हैं। वर्ड आर्ट इज अ फीचर यूज टू क्रिएट। तो सिंपली जो वर्ड आर्ट है वो किसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना। अ टेबल, टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट एज अ ग्राफिक इमेज एंड इमेज। तो वर्ड आर्ट हो जाए वो सिंपली हम टेक्स्ट एज अ ग्राफिक इमेज के तौर पर यूज करते हैं। तो 24 का राइट आंसर आएगा सी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ट्रेजर्स इज अ फीचर दैट प्रोवाइड्स। तो जो ट्रेजर्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये फीचर किसके काम आता है। तो सिंपली ये हमें सिनोनिम्स और ऑटोनिम्स बताने के लिए काम आता है। तो राइट आंसर ये है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको ना खास तौर पर ध्यान रखना। और इसके रिलेटेड क्या आता है, शॉर्टकट कीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो किस अब आपका काम है कि आपने मुझे बताना है कि सिंपली हम थ्रेशर्स जो है हम किससे क्या कर सकते हैं, कौन सी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है ना। ओके, 26 क्वेश्चन है, इंडेंट इज अ फीचर दैट अलोज। तो सिंपली पूछा जा रहा है कि इंडेंट जो होता है वो फीचर किसके लिए होता है। तो वो सिंपली क्या होता है, मूविंग अ लाइन टू द लेफ्ट और राइट मार्जिन। तो वो लाइन को मूव करने में हमें काम आता है या तो लेफ्ट या तो राइट मार्जिन में। ठीक है ना। तो इंडेंट का किस फीचर किसके लिए यूज होता है, मूविंग अ लाइन टू द लेफ्ट और राइट मार्जिन। तो राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। ओके, द रिव्यू टैब इन MS वर्ड डिस्प्लेस ऑप्शन फॉर। सिंपली जो रिव्यू टैब होता है, अब आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि MS वर्ड में रिव्यू टैब होता है, किसमें होता है,
MS वर्ड में होता है रिव्यू टैब, और वो जो है हमें किसके लिए ऑप्शंस देता है, तो वो सिंपली हमें स्पेलिंग और ग्रामर के लिए ऑप्शन देता है। तो राइट आंसर बी है। तो 27 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। द व्यू टैब इन MS वर्ड डिस्प्लेस ऑप्शन 4। देखिए अभी हमने देखा किसके लिए, रिव्यू टैब के लिए, वो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए था। अब व्यू टैब किसके लिए है, तो ये सिंपली डॉक्यूमेंट व्यूज के लिए है, रीड लेआउट, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, डॉक्यूमेंट व्यूज के लिए है। तो राइट आंसर बी। ओके, व्हाट इज अ ड्रॉप कैप। तो सिंपली ड्रॉप कैप क्या है, अ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, अ स्पेशल कैरेक्टर, अ टाइप ऑफ बुलेट पॉइंट। तो देखिए जब भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर न्यूज लेटर्स में ये सब होता है, ठीक है ना, कि आप देखेंगे जो हम फर्स्ट जो वर्ड होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है, तो वो बहुत बड़ा बनाया होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मतलब आगे वर्ड होते हैं। तो सिंपली ये क्या होता है, ये एक लार्ज कैपिटल लेटर होता है बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है ना। तो ड्रॉप कैप आप याद रखना है कि वो क्या होता है, कि ये एक लार्ज कैपिटल लेटर होता है और कहाँ होता है, बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट अ ड्रॉप कैप ऑक्युपाइज अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी लाइंस। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, एक ड्रॉप कैप होता है, वो कितनी लाइंस में आता है, तो वो सिंपली 3 लाइन में आता है। आंसर तो बी आएगा। अब शायद अगर आपको पिछले क्वेश्चन से समझ ना आया होगा ड्राफ्ट ऑफ, जैसे कि ये हो गया द, तो पहली लाइन भी यहां से स्टार्ट होगी, दूसरी भी यहां से होगी और तीसरी भी यहां से होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये होता है सिंपली ड्रॉप कैप, और ये मैक्सिमम कितनी लाइंस में होता है, तो 3 लाइंस में होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की इस MS ऑफिस की वीडियो लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे MS ऑफिस के और MS वर्ड के ऊपर। अनदर मैं 20 इंपॉर्टेंट MCQs लाऊंगा, जो कि जिसके बाद जो है आपका MS ऑफिस वाला पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने MS ऑफिस के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs को स्टार्ट किया हुआ है, उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए MS ऑफिस और MS वर्ड के ऊपर अनदर इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस में लाए। आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और आज की इस वीडियो के बाद आपका जो MS ऑफिस और MS वर्ड में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज। तो सिंपली बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो Ctrl+B। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है। ओके, तो शॉर्टकट की किसके लिए, कॉपिंग टेक्स्ट के लिए। एक टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो Ctrl+C। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। ये आपने पढ़े भी होंगे, और मैं बाकी ऑप्शन इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट। अब आपने कॉपी तो कर दिया एक टेक्स्ट को, अब उसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो Ctrl+V, ठीक है ना। तो Ctrl+V इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, ठीक है ना। टू पेस्ट टेक्स्ट वी यूज Ctrl+V, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, टू अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। तो अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो सिंपली Ctrl+U, ठीक है ना। तो Ctrl+U हम यूज करते हैं किसके लिए, अंडरलाइन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, टू द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम सिंपली कौन सा जो है शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+A। तो 35 का राइट आंसर है बी।
ओके, तो 36 है टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज, क्या करने के लिए, कट करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो शॉर्टकट की क्या है, तो वो है सिंपली कंट्रोल प्लस एक्स, तो राइट आंसर क्या आएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। 36 का राइट आंसर है सी। ओके, टू सेव अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज, तो एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, सिंपली कंट्रोल प्लस एस, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एस। ओके, तो सॉरी, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम सिंपली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ का, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ओ का। तो क्वेश्चन नंबर 39 है द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इज, तो एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो सिंपली कंट्रोल प्लस पी, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस सी। तो 39 का राइट आंसर है ए। ओके, टू जस्टिफाई द अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज, तो एक टेक्स्ट की अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं, तो हम सिंपली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जे का, तो राइट आंसर ए, 40 का ए। तो 41 है टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट अगर हमें एक टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर लेके जाना है या सिंपली अलाइन करना है हमें लेफ्ट की ओर, तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा अब राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है ना, तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल और राइट अलाइनमेंट के लिए क्या आएगा, कंट्रोल प्लस आर, तो 42 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट, ओके, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट, अब सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस ई, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ई, तो 43 का राइट आंसर है बी। टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज, तो अगर हमें फाइंड करना हो वर्ड किसमें, डॉक्यूमेंट में, तो शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस एफ, तो 44 का ए है। अब हम 45 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेसिंग अ वर्ड इज, तो अगर हमें एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एच, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एच। ये सभी शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका भला चाहना है, ठीक है ना, अब मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करूँ ये बताते वगैरह, वो फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, अगर हमें फॉन्ट साइज 1 पॉइंट से इंक्रीज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस कंट्रोल ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन कौन से वाला, ये वाला, ठीक है ना, तो इंक्रीज के लिए ये वाला है, ठीक है, तो राइट आंसर ये है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज अप टू 12 पॉइंट्स एंड देन बाय 2 पॉइंट्स अबव 12 पॉइंट द शॉर्टकट की इज, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि हमें अगर इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज को 12 पॉइंट और उसके बाद 2 पॉइंट और करना है 12 पॉइंट से ऊपर, तो पहले तो 12 पॉइंट और उसके ऊपर भी 2 पॉइंट, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, ठीक है ना, तो राइट आंसर ए है, ये होता है 1 पॉइंट के लिए। ओके, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 48 है
द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट। तो अगर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो हम सिंपली यूज करेंगे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है ना। तो हम किसका यूज करेंगे? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो 48 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज द शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 डू? तो जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7, तो वो किसके लिए काम आती है? तो ओपन द ट्रेजर्स। जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, पर उससे पहले शायद आपने दिया कि नहीं दिया पता नहीं, बट जो ट्रेजर्स होते हैं और ये किसके लिए यूज होते हैं? सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसको ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो शिफ्ट प्लस F7। तो ये याद रखना कि शिफ्ट प्लस F7 किसके लिए यूज होती है? ओपन द ट्रेजर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, टू अनडू द लास्ट एक्शन द शॉर्टकट की इज। अगर हमने कोई एक्शन किया और उसे हमें अनडू करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो सिंपली हम सी, कंट्रोल प्लस जेड का करेंगे। और अगर हमें रीडू करना है, ठीक है ना, अगर हमें रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई का करेंगे, पर इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। तो 50 का राइट आंसर सी है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो के साथ ही MS ऑफिस और MS वर्ड के ऊपर इम्पोर्टेंट 50 MCQs किए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर MS एक्सेल और जनरेशंस के ऊपर इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MCQs करेंगे एक्सेल के ऊपर, MS एक्सेल के ऊपर, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल इज अ टाइप ऑफ। तो जो MS एक्सेल है ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिंपली ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफॉल्ट नेम फॉर अ न्यू MS एक्सेल फाइल इज। जो MS एक्सेल है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो वर्कबुक 1 होता है। डॉक्यूमेंट 1 होता है MS वर्ड का, प्रेजेंटेशन होता है MS पावर पॉइंट का, ठीक है ना। और शीट 1 ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन होगा आगे। ओके, द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। तो सिंपली जो रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिंपली सेल कहा जाता है। तो राइट आंसर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंगल फाइल इन MS एक्सेल इज नोन एज अ। जो एक सिंगल फाइल होती है MS एक्सेल में, तो वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिंपली वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है ना, एक सिंगल फाइल को, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि सिंगल फाइल को MS एक्सेल में क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। 4 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, अ वर्कबुक हैज मल्टीपल। जो वर्कबुक होती है उसके क्या होते हैं? मल्टीपल सेल्स होते हैं, वर्कशीट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं। तो वर्कशीट्स होते हैं। तो एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं। तो 5th का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन MS एक्सेल कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो MS एक्सेल में कॉलम्स होती हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम उसको अल्फाबेटिकल लेटर्स से करते हैं। मतलब कि ये होता है ऊपर A,
बी सी, मतलब ये ऊपर कॉलम हो गई और जो जो रोज होती हैं फिर वो ऐसे होती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना। तो सिक्स का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोज इन एम एस एक्सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो रोज होती हैं एम एस एक्सेल में, हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं लास्ट क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो नंबर से करते हैं। तो राइट आंसर सी है। ओके, द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एम एस एक्सेल इज। तो एम एस एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है 409, ठीक है ना। एम एस वर्ड में ये हो सकता है, वो भी मैनुअली, लेकिन एम एस एक्सेल में 409, तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ओके, एन एक्सेल फार्मूला ऑलवेज बिगन्स विद अ। तो जो एक एक्सेल का फार्मूला होता है वो किससे बिगन होता है हमेशा, तो वो इक्वल टू साइन से होता है, तो राइट आंसर बी है। तो 9 का बी है। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, द शॉर्टकट की इज। अगर हमें एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो हम उसके लिए सिंपली यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F11, तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस F11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, द शॉर्टकट की इज। अगर हमें लास्ट एक्शन को परफॉर्म फिर से परफॉर्म करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे, तो हम सिंपली F4 का यूज करेंगे, राइट आंसर सी है। तो 11 का सी है। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्पेल चेक इन एम एस एक्सेल। तो हमें अगर एम एस एक्सेल में स्पेल चेक करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो F7, ठीक है ना। हम जनरली F7 का ही करते हैं, तो 12th का राइट आंसर बी आएगा, F7। तो ओके, टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल, द शॉर्टकट कीज। अगर हमें एक स्पेसिफिक सेल में जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली F7 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, F7। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल का पर्पस क्या होता है, टू फॉर्मेट सेल्स, टू क्रिएट चार्ट्स, टू एक्सट्रैक्ट एंड समराइज डाटा, टू इंसर्ट पिक्चर्स। तो जो पाइवट टेबल होता है वो सिंपली क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और समराइज करता है डाटा को, तो 14 का राइट आंसर आएगा सी। टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, द शॉर्टकट की इज। अगर हमें एक एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, ठीक है ना। अगर हमें एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की हम कौन सी यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। To insert the value from the above cell into the current cell, the shortcut key is। अगर हमें इंसर्ट करनी है वैल्यू अबव सेल से, ऊपर वाले सेल से करंट सेल में, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस ऊपर हाइफन का यूज करेंगे, तो सिंपली राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखना, तो कंट्रोल प्लस ऊपर हाइफन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें क्या करना है, अबव वैल्यू से, अबव सेल से हमें वैल्यू करंट सेल में लेके आनी है, ठीक है ना। तो 16 का राइट आंसर है बी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड अ कॉलम। तो अगर हमें क्या करना है, कॉलम को हाइड करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो सिंपली कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 17th का राइट आंसर है बी। द डिफॉल्ट जूम साइज इन एम एस एक्सेल इज। तो जो डिफॉल्ट
जूम साइज होता है किसमें, एमएस एक्सेल में, वो कितना होता है, तो वो सिंपली 100% होता है। ठीक है ना, तो पीछे भी हमने एमएस वर्ड के रिलेटेड भी ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, तो ठीक है ना, 100% होता है क्या, डिफॉल्ट जूम साइज। तो 18th का राइट आंसर है बी। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल इज, तो सिंपली है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम एमएस एक्सेल में कितने हो सकते हैं, तो वो सिंपली 2 रोज और 2 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 19th का राइट आंसर आएगा, नहीं नहीं सॉरी, ए 1 कॉलम 1 रो। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। तो मिनिमम नंबर जो है रोज और कॉलम के वो एमएस एक्सेल में हो सकते हैं 1 रो और 1 कॉलम। मैं भी सोच रहा हूँ मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। टू स्विच फ्रॉम वन वर्कबुक विंडो टू अनदर द शॉर्टकट कीज, अगर हमें एक वर्कबुक विंडो से दूसरी वर्कबुक विंडो पर स्विच करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोल प्लस टैब का। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा ए। तो 20 का राइट आंसर है ए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं एक्सेल के ऊपर, तो उम्मीद है कि आपको लगे होंगे इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम फिर फर्दर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आएंगे एमएस एक्सेल के ऊपर, तो इसका सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, और एमएस एक्सेल के ऊपर हम जो है लेक्चर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम अनदर इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 21st क्वेश्चन है, टू फॉर्मेट अ नंबर इन अ करेंसी फॉर्मेट द शॉर्टकट इज। हमने क्या करना है, अगर हमने फॉर्मेट करना है एक नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो सिंपली हम उसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का। ठीक है ना, तो राइट आंसर बी है। तो 21 का राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज द फ्रीज फीचर अलो यू टू डू। तो फ्रीज जो फीचर है वो एमएस एक्सेल में हमें क्या अलो करता है करने को, तो फ्रीज अ फॉर्मूला, मेक स्पेसिफिक रोज और कॉलम विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग, फ्रीज अ चार्ट, फ्रीज अ वर्कशीट। तो सिंपली अगर हम फ्रीज फीचर का यूज करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक रो या कॉलम को मतलब विजिबल रख सकते हैं, चाहे हम स्क्रोलिंग कर रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो, लेकिन वो वैसे ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। तो 22 का राइट आंसर है बी। तो 23rd क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक इन एमएस एक्सेल इज। तो हमें फाइल एक्सटेंशन बताना है किसका, एक मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक का। ठीक है ना, तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो वो सिंपली होता है .xlsm। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, तो 23rd का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। In MS Excel, the formula for summation is created by using the shortcut key। अगर हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला किसके लिए, समेशन के लिए, तो हम कौन सी शॉर्टकट की हेल्प से हम एमएस एक्सेल में वो फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंपली किससे यूज कर सकते हैं, अल्ट प्लस इज इक्वल टू से। ठीक है ना, तो 24 का राइट आंसर आएगा सी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2007 इज। तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है मैक्सिमम, क्या कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं एमएस एक्सेल में, कौन से वाले में, 2007 वाले में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। कितना है, 1,04,000 नहीं, ये है 10,48,576। ठीक है ना, तो सिंपली ये जो होते हैं ना ऐसे याद नहीं रहेगा, आप ऐसे सिंपली याद रखो 104
85 76, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो, आपको याद रहेगा 104 85 76, ठीक है ना। तो बस ऐसे याद रखो 104 85 76। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आप मेनली ऐसे थोड़ा क्वेश्चन करोगे तो आपको फिर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे किसके ऊपर, एमएस पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। हम इंपॉर्टेंट करेंगे किसके ऊपर, एमएस पावर पॉइंट के ऊपर। तो हालांकि इसको अलग वीडियो में मैं ले सकता था, बट फिर वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, छोटी हो जाएगी। क्या करें, देखें, चलो इसी में कवर कर लेते हैं हम इसको भी, ठीक है ना। एमएस पावर पॉइंट को भी हम इसी में कवर कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज का ये जो 26 क्वेश्चन है, अब उसको डिस्कस करते हैं। एमएस पावर पॉइंट इज अ टाइप ऑफ, जो एमएस पावर पॉइंट है वो कौन से टाइप ऑफ, जिसे कहना है एमएस ऑफिस सूट का कौन से टाइप का ये सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये सिंपली क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ओके, द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन 2003 इज, तो फाइल एक्सटेंशन हमें बतानी है किसकी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, पर किसके, 2002 2003 वर्जन के अकॉर्डिंगली। तो इसका राइट आंसर आएगा डॉट पीपीटी। तो 2007 के बाद क्या हो गई थी, पीपीटी एक्स। तो बट 27 का राइट आंसर आएगा बी। टू डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड स्लाइड, द शॉर्टकट की इज, अगर हमने एक स्लाइड को सिलेक्ट किया और उसका हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 28 का राइट आंसर आएगा सी। टू क्लोज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द शॉर्टकट की इज, अगर हमें क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन पॉइंट को क्या करना है, क्लोज करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। 29 का राइट आंसर है बी, ठीक है ना। टू ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन द शॉर्टकट की इज, अगर हमें क्या करना है, ओपन करनी है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ओ, या कंट्रोल प्लस टी। तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। और अगर हमें एक प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड यूज करनी है तो कंट्रोल प्लस एम का करेंगे फिर। लेकिन अगर हमें न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या करनी है, ओपन करनी है, तो हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे, यानी कि 30 का ए आंसर है। व्हाट इज एन एनिमेशन इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या होती है। An effect applied to slides, an effect applied to text and images, an effect applied to the entire presentation, an effect applied to the background। तो एनिमेशन का सिंपली मतलब है कि एक एन इफेक्ट जो कि हम टेक्स्ट और इमेजेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर 31 का बी आएगा। तो बी का क्या आएगा राइट आंसर, 31 का बी आएगा, ठीक है ना। टू स्टार्ट अ स्लाइड शो द शॉर्टकट की इज, अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो F7 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, F7 का यूज करेंगे। टू एंड और स्टॉप अ स्लाइड शो द शॉर्टकट कीज, अब स्टार्ट करना हमने देख लिया कि F5 करेंगे, लेकिन हमें अगर एंड करना हो या स्टॉप करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो सिंपली एस्केप का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम सिंपली किसका यूज करेंगे, एस्केप का यूज करेंगे। तो सी राइट आंसर आएगा। ओके, टू क्लोज द एक्टिव प्रेजेंटेशन द शॉर्टकट की इज, एक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब है जो चल रही है, अगर हम उसको क्लोज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे, अब ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस F4 भी दिया है और अल्ट प्लस F4 भी दिया है।
तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से राइट आंसर का, मैंने आपको 50-50 करके दे दिया। अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने आज आपको होमवर्क नहीं दिया था, तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आपने मुझे बताना है कि हमें अगर क्लोज करनी हो क्या एक्टिव प्रेजेंटेशन को, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F4 का या अल्ट प्लस F4 का। द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट शो इज, अच्छा अब सिंपली फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, पावर पॉइंट शो का, ठीक है ना। तो किसकी बात कर रही है, पावर पॉइंट शो की, पावर पॉइंट फाइल की नहीं, पावर पॉइंट शो की बात हो रही है। तो राइट आंसर आएगा PPSX, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो 35 का राइट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों हमने MS पावर पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs किए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंप्यूटर जनरेशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट 15 MCQs करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या होंगे, काफी ज्यादा बेनिफिशियल। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which generation of computers used vacuum tubes as their main hardware component। तो सिंपली वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, तो वो सिंपली फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए। 36 का राइट आंसर ए है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज, तो सिंपली हमें फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। तो वो क्या था, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ह्यूज साइज एंड एक्सपेंसिव, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा ह्यूज साइज थे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे और बहुत ज्यादा स्लो भी थे। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। तो 37 का राइट आंसर है सी। Which of the following is an example of a first generation computer। तो इनमें से कौन सी जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जांपल है, इनियाक, यूनिवैक, एडवैक, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये जितने भी ये है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल थे कि ये तीनों, ये जो तीनों हैं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अब क्वेश्चन इनके रिलेटेड क्या आता है, इनकी फुल फॉर्म्स आती हैं। तो आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है कि आपने कमेंट सेक्शन में इन तीनों की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और इनमें से क्वेश्चन आता भी है, ये आप याद रखना। ओके, द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर। तो देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर का यूज किया गया था, या कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया था, तो सिंपली वो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। तो राइट आंसर है बी, ठीक है ना। तो वो किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में, ठीक। Which generation is associated with batch processing and multi processing। तो कौन सी जनरेशन में क्या हुआ था, एक तो बैच प्रोसेसिंग आई थी और मल्टी प्रोसेसिंग आई थी। तो सिंपली वो कौन से जनरेशन में आई थी, तो वो सेकंड जनरेशन में आई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी राइट आंसर है कि बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग सेकंड जनरेशन में। ओके, 41 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो सिंपली थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन से टाइप से प्रोसेसर यूज करते थे, ठीक है ना, कि कौन से टाइप ऑफ वो प्रोसेसर्स यूज करते थे, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर 8 है, जो कि सिलिकॉन चिप से बनती थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग,
पैरेलल प्रोसेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए बैच प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग ये सेकंड जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन। तो टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग ये जो था ये क्या था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड द माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो सिंपली फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा फिफ्थ में आर्टिफिशियल एआई यूज हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। VLSI microprocessors are a characteristics of which generation, तो सिंपली VLSI कौन माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो कौन से जनरेशन में यूज हुए थे, तो वो सिंपली फोर्थ जनरेशन में यूज हुए थे, ठीक है ना। तो 44 का राइट आंसर आएगा सी। अब VLSI का क्या मतलब है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है ना। तो सिंपली VL से याद रखो वेरी लार्ज। ओके ये मैंने आपको होमवर्क दिया था लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो चलो देख लेते हैं। व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर, तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटेशन। तो देखिए ENIAC की फुल फॉर्म सिंपली है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो 45 का राइट आंसर है ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन, तो जो फिफ्थ जनरेशन जो कि करंट है वो कौन से जो है ना कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब सिंपल है कौन सी है वो, VLSI टेक्नोलॉजी है, ULSI टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी है, या ट्रांजिस्टर्स है। देखिए अगर क्वेश्चन ये आए कि AI टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज हुई तो उसका भी राइट आंसर यही आएगा फिफ्थ जनरेशन। लेकिन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर की बात की गई है तो उसका राइट फिर आंसर आ जाएगा बी, यह होता है अल्ट्रा लार्ज, ठीक है ना। तो यूएल से हो गया अल्ट्रा लार्ज, तो फिफ्थ जनरेशन में यही यूज हो रहे हैं। तो 46 का राइट आंसर है बी। 47 की ओर बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज, तो फिफ्थ जनरेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइम शेयरिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड एआई, बैच प्रोसेसिंग, वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग और एआई ये किसकी है, फिफ्थ जनरेशन की है। तो 47 का राइट आंसर आएगा बी। Which of the following is an example of a third generation computer, तो सिंपली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की हमें एग्जांपल बतानी है। यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, IBM 701 ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा IBM 360/30, ठीक है ना। तो ये जो इंटेल 4004 है ना इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने मुझे एक इसका बताना है और एक IBM 701 का बताना है कि ये कौन से जनरेशन के थे। यूनैक फर्स्ट का था और थर्ड का कौन था, IBM 360/30, ठीक है ना। Which generation is associated with the development of C, C++ and Java languages, कि सिंपली हमें अगर पूछा जाए कि सी, C++ और जावा लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज हुए तो वो सिंपली फोर्थ जनरेशन में यूज हुए, ठीक है ना। तो 49 का राइट आंसर है बी। ओके ये क्वेश्चन इसमें आ गया। व्हाट डज ULSI स्टैंड फॉर, तो जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो ULSI इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपली इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो 50th का राइट आंसर आएगा ए। और बात थी कि VLSI
इसकी आप मुझे बताएंगे, अब आपको पता चल ही गई होगी। और अब आप मुझे ये भी बताएंगे ये कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, ये मैंने पीछे ही डिस्कस किया है। तो देखते हैं आपकी नंबर कितनी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कंप्यूटर जनरेशंस के ऊपर भी इंपॉर्टेंट जो है 15 आज एमसीक्यूज की हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।